हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बोला था कि इस क्लास में हम लोग केवल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और प्रॉब्लम सॉल्व किस चैप्टर का करेंगे हम लोग? जो हमारा पहला चैप्टर है यानी थायरिस्टर एससीआर, और जो दूसरा चैप्टर का पहला टॉपिक यानी सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोड। तो आइए शुरू करते हैं। जिन्होंने अपने पास कैलकुलेटर नहीं रखा है वो जल्दी से अपना कैलकुलेटर अपने पास लाएं और चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। और एक चीज़ मैं इससे पहले बता दूं कि हर क्वेश्चन के बाद मैं थोड़ी सी टाइम दूंगा, जेन्युइन टाइम दूंगा। अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप सॉल्व कर पाते हो तो इट इज़ वेरी गुड, और अगर नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीन को उस टाइम पॉज कर लेना, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप सॉल्व कर लो प्ले कर लेना, उसके बाद फिर आप रिदम पकड़ सकते हो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन बेसिकली हमारा क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आइए देखते हैं। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर गेट 1996 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज परमानेंट डैमेज ऑफ एन एससीआर? हाई करंट, हाई रेट ऑफ राइज ऑफ करंट, हाई टेम्परेचर राइज, और हाई रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज। क्विक क्विक क्विक। इतना टाइम काफी था तो मैं सॉल्व करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज परमानेंट चेंज डैमेज ऑफ एससीआर, सॉरी परमानेंट डैमेज ऑफ एससीआर। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, देखो। हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है? हाई करंट। हाई करंट की वैल्यू क्या डैमेज करती है? यस, डैमेज द एससीआर। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरनल जो लॉस होता है, हीट लॉस, काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, थर्स्टर को डैमेज कर सकता है। हाई रेट ऑफ राइज ऑफ करंट, यस, ये भी डैमेज करता है। डैमेज करता है कैसे? डैमेज कैसे करता है मतलब, हमने क्या बताया था कि अगर रेट ऑफ राइज ऑफ करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो चार्ज कैरियर्स जो इंटरनल लेयर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, तेजी से स्प्रेड नहीं कर पाते हैं। तो स्प्रेड न करने की वजह से क्या होता है कि चार्ज कैरियर्स एक पर्टिकुलर प्लेस पर कहीं कहीं पर जमा होने लगते हैं। उनसे उनके कारण क्या होता है, हॉटस्पॉट क्रिएट होता है, और वो हॉटस्पॉट क्या करता है, थर्स्टर को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो देख सकते हो कि हॉटस्पॉट क्या होता है, क्रिएट होता है, और ये बेसिकली क्या करता है, थर्स्टर को डैमेज कर देता है। हाई टेम्परेचर राइज, ऑफ कोर्स डैमेज द एससीआर। अब देखो, ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, हाई रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज, ये बेसिकली क्या करता था, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज काफी ज्यादा हो जाता था तो ये बेसिकली क्या करता था, हमारा टर्न्स ऑन द एससीआर। ये अगर इसकी वैल्यू पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा होगी, रेटिंग से ज्यादा होगी, तो ये क्या करता था, एससीआर को टर्न ऑन करता था, न कि डैमेज करता था। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है? डी। ओके, आई होप मैक्सिमम लोगों का सही होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लैचिंग करंट इन द बिलो सर्किट इज 4 मिली एम्पियर। द मिनिमम विड्थ ऑफ द गेट पल्स रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द थैरिस्टर इज। आईएएस का क्वेश्चन है 2001 का। चलिए आप लोग बनाइए जल्दी से। जल्दी सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स इज ओपन, जल्दी कमेंट करो, है ना। तो चलो, इस केस के लिए हमने क्या बताया था, याद करो। जब हमने ये सर्किट, इस टाइप का सर्किट बताया था कि इस पर्टिकुलर सर्किट में क्या निकालना है, कि मिनिमम पल्स विड्थ निकालना है कि एससीआर कितने देर में ऑन हो जाएगा। तो बेसिकली किस पर डिपेंड करता था कि हमारा कौन सा एलिमेंट सर्किट के साथ है। तो सर्किट में बेसिकली एक हमारा इंडक्टर है, और इंडक्टर क्या करता है एक्चुअली कि सडन चेंज इन करंट को रोकता है। इसकी कारण से क्या होता है कि जो लीकेज करंट है वो लैचिंग करंट तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और उसकी वजह से टर्न ऑन होने में थोड़ा डिले होता है। तो उसी डिले को हम लोग को फाइंड करना है। तो याद करो, मैंने बताया था कि एक
फॉर्मूला बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारा क्या हो जाता है कि टी ऑन इक्वल्स टू हो जाता है हमारा L वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इनटू करेंट थ्रू द इंडक्टेंस व्हेन द वैल्यू ऑफ लैचिंग करेंट फ्लोज थ्रू द थैरिस्टर। ध्यान से समझना कि ये आईएल वो करंट है कि जब तुम्हारे थैरिस्टर में लैचिंग करंट फ्लो कर रहा है तब उस टाइम देखो इंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ये बेसिकली इंडक्टर वाला करंट है ना, ये लैचिंग करंट नहीं है, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ये इंडक्टर करंट है और डिवाइडेड बाय वीएस होता था, है ना। तो अब देखो चूंकि क्या है कि थैरिस्टर और हमारा जो इंडक्टर है वो क्या है, सीरीज में लगा हुआ है। अगर दोनों सीरीज में लगा हुआ है तो दोनों में एक ही करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब जिस पॉइंट पर थैरिस्टर में 4 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था उस टाइम में तुम्हारा इंडक्टर में भी कितना कर रहा था, 4 मिली एम्पियर। तो बेसिकली हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.1 इंटू इंडक्टर, इंडक्टर के क्रॉस करंट हमारा कितना, 4 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय वीएस हमारा कितना है 100 वोल्ट। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4 माइक्रो सेकेंड्स। तो ऑप्शन बी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं जल्दी। इसका एक विद इन 30 सेकेंड्स 18, क्वेश्चन नंबर 18, विद इन 30 सेकेंड्स आंसर बताओ। द स्नबर सर्किट इज यूज्ड इन थायरिस्टर सर्किट फॉर विच ऑप्शन, ट्रिगरिंग, डीवी बाय डीटी प्रोटेक्शन, डीआई बाय डीटी प्रोटेक्शन, फेज शिफ्टिंग। जल्दी, ओके मैं सॉल्व कर रहा हूं। हमको पता है कि स्नबर सर्किट का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, स्नबर सर्किट का यूज बेसिकली हम लोग किस लिए करते हैं, डीवी बाई डीटी प्रोटेक्शन के लिए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या करते थे इसमें स्नबर सर्किट में, थैरिस्टर के क्रॉस पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाते थे, लेकिन केवल कैपेसिटर हमारा थैरिस्टर को डैमेज कर सकता था कब, जब थैरिस्टर अगर मान लो चार्ज हो गया थोड़ा और थैरिस्टर को तुमने ऑन कर दिया तो वहां से हाई अमाउंट ऑफ डिस्चार्जिंग करंट फ्लो करता था और वो करंट तुम्हारे थैरिस्टर को डैमेज कर देता था। उसके लिए हम लोग क्या लगाते थे, कैपेसिटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते थे। तो वो बेसिकली वो रेजिस्टेंस क्या करता था, करंट की वैल्यू को कम कर देता था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आएगा, दिस नंबर सर्किट यूज्ड फॉर डीवी बाय डीटी प्रोटेक्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी। It is preferable to use a train of pulse of high frequency for gate triggering of SCR in order to reduce, किस लिए करते थे, याद करो मैंने पढ़ाया था कि गेट ट्रिगरिंग में एक हाई फ्रीक्वेंसी पल्स ट्रिगरिंग भी आता है। उसका हाई फ्रीक्वेंसी क्यों करते थे, क्योंकि बेसिकली क्या होता था, वो नंबर ऑफ टर्म्स को कम करता था और नंबर ऑफ टर्म्स कम करना मतलब साइज ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी रिड्यूस्ड। यानी कौन सा ऑप्शन, सी, वेरी गुड, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बनाओ जल्दी से, इसमें भी टाइम नहीं लगना चाहिए, विद इन 30 सेकेंड्स। When cathode of a thyristor is made more positive than anode, कहने का मतलब अगर ये तुम्हारा थायरिस्टर है, अगर इसका एनोड है, ये इसका कैथोड है, तो कह रहा है कि VK is greater than VA, तो कौन कौन से जंक्शन फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस होंगे। याद करो हमने बनाया था एक इस टाइप का लेयर के साथ, 1 2, ये हमारा एनोड, ये हमारा कैथोड। तब कह रहा है कैथोड के रिस्पेक्ट में, कैथोड को हमने क्या किया, मोर पॉजिटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एनोड, है ना। तो अब देखो ये इस केस में क्या होगा, इस केस में बताओ जल्दी कौन सा ऑप्शन। ओके मैं सॉल्व कर रहा हूं। इस केस में देखो अगर कैथोड को मोर पॉजिटिव करती है विथ रिस्पेक्ट टू एनोड, तो हमारा कौन सा जंक्शन, अगर ये J1 है, ये J2 है, ये J3 है, तो कौन कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होगा, याद रहे J2 हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड, और हमारा J1 एंड J3 क्या होगा, रिवर्स बायस्ड। काफी अच्छे से मैंने कराया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयरिंग ऑफ द वोल्टेज, अच्छा इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑल द जंक्शंस आर रिवर्स बायस्ड, गलत है। आउटर जंक्शंस आर रिवर्स बायस्ड एंड सेंट्रल वन इज फॉरवर्ड बायस्ड, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, बी, है ना।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, द शेयरिंग ऑफ वोल्टेज बिटवीन थायरिस्टर ऑपरेटिंग इन सीरीज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द, कहने का मतलब अगर दो या दो से ज्यादा थायरिस्टर सीरीज में काम कर रहे हो, तो अगर मान लो ये हमारे थायरिस्टर सीरीज में ऐसे काम कर रहे हैं, तो इनके क्रॉस जो वोल्टेज शेयरिंग होता है, ये जो अपने वोल्टेज शेयरिंग करते हैं, वो किस चीज से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो हमको पता है कि अगर दो थायरिस्टर हैं, इनके अक्रॉस अगर वोल्टेज शेयर हो रहा है, तो बेसिकली ये वोल्टेज शेयर किस चीज पर, अगर सपोज इसके अक्रॉस VT1 है, इसके अक्रॉस सपोज VT2 है, तो ये बेसिकली ये किस चीज के अक्रॉस वोल्टेज होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ से आता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखो, वीआई कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक अगर ध्यान से तुम देखते हो, तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि बेसिकली वो इंटरनल रेजिस्टेंस उससे रिलेटेड है। तो जो हमारा DI/dt कैपेबिलिटीज, कोई मतलब नहीं है इसका, DV/dt कैपेबिलिटी कोई मतलब नहीं है, जंक्शन टेम्परेचर मतलब नहीं है, जंक्शन टेम्परेचर इफेक्ट करता है, लेकिन जो मेन चीज होता है यो VI कैरेक्टरिस्टिक एंड लीकेज करंट, कि इसमें कितना लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, और VI कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं, है ना। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना वोल्टेज का शेयरिंग हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ, डी, द स्टैटिक VI कैरेक्टरिस्टिक एंड लीकेज करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ, द RC snubber circuit used in parallel with thyristor to reduce, ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके थे, कोई टाइम नहीं लगना चाहिए, क्या होगा जल्दी, ए, रिड्यूस dV/dt अक्रॉस इट, क्योंकि dV/dt प्रोटेक्शन किस लिए करते थे, हाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज होता था, थायरिस्टर को ऑन कर देता था, उसके लिए हम लोग क्या किया, स्नबर सर्किट लाए, और स्नबर सर्किट इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या था, RC स्नबर सर्किट इज यूज्ड इन पैरेलल विद द थायरिस्टर टू रिड्यूस dV/dt अक्रॉस इट, है ना। अगला क्वेश्चन, अब बताओ, काफी इंटरेस्टिंग है, टाइम लो। Consider the following statements regarding thyristor. It conducts when forward biased and positive current flows through the gate. It conducts when forward biased and negative current flows through the gate. It commutates when reverse biased and negative current flows through the gate. It commutates when the gate current is withdrawn. क्या होगा जल्दी, जल्दी सॉल्व करो। चलो मैं बताता हूं अब इस चीज को। जो पहला स्टेटमेंट है वो है, इट कंडक्ट्स व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड एंड पॉजिटिव करंट फ्लोज द ग्रिड। तो इस थायरिस्टर को कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है कि ये पहले फॉरवर्ड बायस्ड हो जाए और यहाँ से एक गेट ट्रिगरिंग दे दो, है ना। तो फॉरवर्ड पॉजिटिव करंट फ्लोज थ्रू द गेट मतलब क्या हो रहा है कि इसमें जो करंट आ रहा है, करंट मतलब गेट सर्किट से इसमें आ रहा है, ना कि इस डिवाइस से गेट सर्किट को जा रहा है ना। तो अब ये केस क्या हो रहा है हमारा, तो सही है, क्योंकि ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि इट कंडक्ट्स व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड, मतलब थायरिस्टर अगर फॉरवर्ड बायस्ड हो गया एंड पॉजिटिव करंट फ्लोज थ्रू द गेट, बिल्कुल सही है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सही। दूसरा क्वेश्चन है, इट कंडक्ट्स when forward biased and negative current flows through the load. It conducts when forward biased and negative current flows through the gate. Negative current का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा डिवाइस से गेट सर्किट को करंट जा रहा है, पॉसिबल है नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, सेकंड नंबर ऑप्शन गलत। थर्ड पे आते हैं, इट कम्यूटेट्स व्हेन रिवर्स बायस्ड एंड नेगेटिव करंट फ्लोज थ्रू द गेट। हमने बताया था कि कम्यूटेशन होने के लिए क्या चाहिए होता है कि जो एनोड करंट चाहिए होता है। कम्यूटेशन बेसिकली मतलब क्या, इसका टर्निंग ऑफ प्रोसेस, है ना। तो ये टर्निंग ऑफ प्रोसेस के लिए क्या जरूरी होता है कि जो एनोड करंट होता है वो तुम्हारा होल्डिंग करंट से नीचे आना चाहिए, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है इसमें जो स्टेटमेंट, कम्यूटेट्स व्हेन रिवर्स बायस्ड, जरूरी नहीं है कि रिवर्स बायस हो गया,
रिवर्स बायस कहने का मतलब अगर वो कंडक्शन स्टेट में था और करंट की वैल्यू भी थी लेकिन वोल्टेज की वैल्यू अगर सप्लाई वोल्टेज नेगेटिव भी हो रहा था तो हमने थायरिस्टर सर्किट में देखा था कि उस केस में भी हमारा थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा था। तो रिवर्स बायस्ड एंड नेगेटिव गेट करंट फ्लोज द गेट, इसका कोई मतलब ही नहीं है। गेट करंट को हट, एक बार थायरिस्टर ऑन हो गया उसके बाद गेट करंट से कोई मतलब नहीं रहता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फोर्थ आते हैं, इट कम्यूटेट व्हेन द गेट करंट इज विथड्रॉन, कोई मतलब नहीं, हमको पता है कि एक बार थायरिस्टर ऑन हो गया तो गेट करंट रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन केवल सही हुआ, 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, स्टेटमेंट कौन सा, फर्स्ट स्टेटमेंट सही हुआ, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा हमारा डी, सॉरी डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन भेजा था कि एन SCR हैज हाफ साइकिल सर्ज करंट ऑफ रेटिंग ऑफ 3000 एम्पियर्स, है ना, फॉर 50 हर्ट्ज सप्लाई, वन साइकिल सर्ज करंट रेटिंग विल बी। इससे पहले एक चीज मैं बता दूं कि जो ओवर करंट प्रोटेक्शन, ये बेसिकली किस चीज के लिए होता था, ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए होता था। तो ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते थे, हमारा जो जो भी हमने सर्किट ब्रेकर या फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज लगाया था वो बेसिकली किस चीज पर काम करता है, हीट कांस्टेंट पर काम, मतलब हीट हीट कितना जनरेट हो रहा है इस चीज पर वो काम कर रहा है, हीट। ठीक है, तो अब इस केस में तुम देखो, अगर ट्राई करना है तो कर सकते हो, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं। एनीवन? ठीक है, तो चलो मैं सॉल्व करता हूँ इस चीज को, देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाते हैं इस चीज को। हाफ साइकिल सर्ज करंट रेटिंग ऑफ कितना बोल रहा है, अगर मैं बोलूं हाफ साइकिल मतलब सपोज T/2 टाइम तक, टी टाइम तक, सपोज एक टाइम पीरियड हमारा SCR के क्रॉस जो भी हमारा करंट का है। ठीक है, तो बोल रहा है कि हाफ साइकिल तक ये क्या कर रहा है, 3000 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर हाफ साइकिल तक 3000 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें इसमें हीट कितना प्रोड्यूस होगा, हीट कितना प्रोड्यूस होगा इसमें, हीट जो प्रोड्यूस होगा बोल सकते हैं कि आई स्क्वायर, सपोज इसको I1 ट्रीट करते हैं, आर इंटरनल रेजिस्टेंस इंटू T1। ठीक है, अब बोल रहा है कि वन साइकिल सर्ज करंट रेटिंग विल बी, अगर हाफ साइकिल का सर्ज करंट रेटिंग दिया हुआ है तो जैसे ही सर्ज करंट रेटिंग दिया हुआ है इसका मतलब क्या कि पर्टिकुलरली ये इतना हीट जैसे ही जनरेट हुआ वैसे ही हमारा जो डिवाइस वो ट्रिप कर जाएगा, है ना। अगर इतना हीट जनरेट हुआ तो अगर ये जो जो भी डिवाइस होता है FACLF, वो क्या हीट इक्वल्स टू कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट पर काम करता है। ठीक है, अब दूसरे केस में जब तुम्हारा जो करंट है वो T टाइम तक फ्लो कर रहा है तो बोल रहा है कि इस करंट की वैल्यू क्या होगी, तो इस केस में भी उतना करंट, इस केस में भी उतना अगर हीट जनरेट कर दें हम लोग तो वही हमारी रेटिंग हो जाएगी उसकी। समझना बात कि हाफ साइकिल में जितना रेट हीट जनरेट हो रहा है, सपोज इतना हीट जनरेट हो रहा है हमारा, तो उतने वैल्यू पर हमारा डिवाइस ट्रिप कर जा रहा है ना। तो फुल साइकिल में भी उतना ही हीट जनरेट होना चाहिए क्योंकि हीट है ये, उतना हीट जैसे ही जनरेट हुआ हमारा ट्रिप कर गया। तो बोल सकते हैं सपोज ये हमारा I2 करंट है तो बोल सकते हैं कि I2 स्क्वायर इंटू आर इंटू T2। अब देखना कि अगर एक SCR की बात करें तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, तो ये दोनों कैंसिल, तो बचा क्या हमारा I स्क्वायर इंटू T1 इक्वल्स टू I2 स्क्वायर इंटू T2। अब I1 की वैल्यू कितनी है, 3000 स्क्वायर इंटू T1 कितना है, हाफ टाइम T/2, और I2 की वैल्यू हमको निकालनी थी और इसमें टाइम कितना लग रहा है T। तो तुम बता सकते हो यहाँ से कि जो I2 होगा वो कितना होगा कि I1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा, मतलब क्योंकि ये I1 का स्क्वायर था तो जैसे ही I2 करोगे ये टोटल का रूट जाएगा तो ये I1 हो जाएगा बाई √2 हो जाएगा। I1 कितना है हमारा 3000 डिवाइडेड बाई √2, तो ये देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसको कैलकुलेट करो।
आई थिंक 1500 नहीं होगा, 1.414 इससे ज़्यादा होगा, तो आई थिंक बी 21 एम्पियर, ये क्वेश्चन हो जाएगा। सही है। एक चीज याद रखना कि जो भी ये ओवर करंट प्रोटेक्शन होता है वहां पर मेनली हीट होता है, तुमको हीट को इक्वेट करना है ना। तो तुमको देखो अगर हाफ साइकिल में उतना देर तक करंट फ्लो कर रहा है तो कितना हीट जनरेट होगा, और अगर फुल साइकिल में कर रहा है तो उतना हीट जनरेट करने के लिए कितना करंट चाहिए। अगर ये आप निकाल ले रहे हो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हुआ हमारा, बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ इस क्वेश्चन को जज करने के लिए, पहला जो 23 नंबर क्वेश्चन उसको करने के लिए 10 सेकंड्स ज्यादा है, 10 सेकंड्स देख के ही बता दोगे। ठीक है, करते हैं। इन द सर्किट ऑफ एडजेसेंट फिगर्स द डायोड कनेक्ट द एसी सोर्स टू अ प्योर इंडक्टेंस L, द डायोड कंडक्ट्स फॉर। हमने किया था इस चीज को, एग्जैक्टली इसी चीज को हमने किया था। और क्या हुआ था उस टाइम, उस टाइम हुआ था कि अगर तुम्हारा वोल्टेज कुछ ऐसा है तो करंट कैसा दिख रहा था, करंट कुछ ऐसा दिख रहा था। मतलब कि अगर ये पाई था, ये 2 पाई था, तो एक साइकिल में डायोड कितना देर कंडक्ट कर रहा था, 360 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, डी, कोई डाउट नहीं, बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सॉरी, ये देखो, एन एससीआर इज कंसिडर्ड टू बी सेमी कंट्रोल डिवाइस बिकॉज, जल्दी बताओ ऑप्शन। एन एससीआर इज कंसिडर्ड टू बी सेमी कंट्रोल बिकॉज, सेमी कंट्रोल क्यों बोलते थे या हाफ कंट्रोल क्यों बोलते थे, क्योंकि हमारा इसका टर्न ऑन हमारे हाथ में था कि जब मन चाहे इसको ऑन कर सकते हैं, लेकिन जो टर्निंग ऑफ कंडीशन था इसका, वो किस पर डिपेंड कर रहा था कि उसकी जो होल्डिंग करंट है वो, मतलब जो उसके क्रॉस जो एनोड करंट है वो होल्डिंग करंट के नीचे जानी चाहिए। मतलब टर्न ऑन हमारे हाथ में था लेकिन टर्निंग ऑफ हमारे हाथ में नहीं है। तो देखो ऑप्शन, इट कैन बी टर्न्ड ऑफ बट नॉट टर्न्ड ऑन विद गेट पल्स, वाहियात, गलत है। इट कंडक्ट्स ओनली ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट वेव, कोई मतलब नहीं। इट कैन टर्न ऑन बट नॉट ऑफ विथ अ गेट पल्स, एग्जैक्टली यही होगा हमारा। तो ऑप्शन सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबने कर लिया होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, इस पर ट्राई करो, इसमें थोड़ा मैं टाइम दूंगा लेकिन सही बनना चाहिए। जल्दी करो। मैंने ऐसा दो सर्किट बताया था और दोनों को कैलकुलेट करके बताया था। देखना यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए समझ के, जो वो केस किया था हमने उसमें क्या हुआ था, करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई थी मैक्सिमम तक, उसके बाद वो मैक्सिमम पर ही जाकर कांस्टेंट हो गई थी। लेकिन यहाँ पर देखना, लेकिन अगर कैलकुलेशन करने का तरीका तुम्हारा सही होगा तो निकल आएगा। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, है ना। इस केस में देखना कि बेसिकली क्या बोला है कि द वोल्टेज Vs across the and the current Is through the semiconductor switch during a turn-on transition are shown in figure. The energy dissipated during the turn-on transition in millijoule is, ठीक है। अब देखते हैं कि दो टाइम हमारा दिया हुआ है। फ्रॉम टर्निंग ऑन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पहला ये चीज ध्यान देना। प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो T1 जो यहाँ से बोल सकते हैं, इस पॉइंट से हमारा टर्न ऑन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है ना। अब
और कितना टोटल टाइम लगा टर्न ऑन होने में, कैसे पता करते थे, करंट की वैल्यू फिक्स हो गई और वोल्टेज की वैल्यू लगभग जीरो, तो वोल्टेज की वैल्यू जैसे ही जीरो हुई और करंट की वैल्यू कुछ है, इसका मतलब हमारा थर्स्टर ऑन हो चुका है। ठीक है, तो इतना टाइम लगा है हमको ऑन करने में, है ना, यानी जो वैल्यू दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग 2 माइक्रो सेकेंड्स लगा हमें इस थर्स्टर को ऑन करने में, है ना। अब देखो कि जो पहला टाइम है, ड्यूरेशन है 1 माइक्रो सेकेंड्स का, उसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो रहा है और करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर एनर्जी होगा वो कितना होगा, V इंटू आई, सॉरी फॉर द डिले। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे कि देखो पहला जो ड्यूरेशन है 1 माइक्रो सेकेंड्स का, उसमें वोल्टेज कितना था हमारा, कांस्टेंट था, 600 वोल्ट था, और जो करंट की वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी फ्रॉम 0 टू ये वैल्यू कितना आएगा, देख लो 150 एम्पियर, है ना। अब ये चीज बोलो कि अगर इन दोनों, अब हमको क्या निकालना है, एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम बोल सकते हो, मतलब पावर इंटू टाइम। तो अगर इन दोनों वेव को मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा रिजल्टेंट कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। और ये जो पीक वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, अब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 150 इंटू 600, टाइम हमारा कितना है 1 माइक्रो सेकेंड्स का। तो बेसिकली अगर हीट कैलकुलेट करना है तो इसका क्या कर सकते हो, एरिया ले सकते हो आप। तो एरिया हमारा कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 150 इंटू 600 इंटू टाइम कितना है 1 माइक्रो सेकेंड्स, है ना। सिमिलरली सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि वोल्टेज हमारा डिक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है लेकिन करंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो ये पर्टिकुलर स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट होगा तुम्हारा, बताओ कहां पे स्टार्ट होगा तुम्हारा, 100 से, क्योंकि 100 से अब शुरू, ये जो ड्यूरेशन है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 100 से शुरू हो रहा है। तो 100 से कहाँ तक, सॉरी 100 से शुरू हो रहा है। तो 100 इंटू ये जो पीक वैल्यू, दोनों वेवफॉर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो पीक वैल्यू आ जाएगा वो 100 आ जाएगा, इंटू तुम्हारा कितना आ जाएगा 600। ठीक है, और ये कुछ कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा, और टाइम ड्यूरेशन 1 माइक्रो सेकेंड्स का। ठीक है, तो इसका जो एरिया बना वो कितना बना, 1/2 इंटू 100 इंटू 600 इंटू 1 माइक्रो सेकेंड्स। अब क्या करना है, दोनों का एनर्जी आ गया, दोनों को एडअप कर दो। तो दोनों को एडअप करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इस लेफ्ट साइड में मैं एडअप कर रहा हूँ, 1/2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻⁶। ये क्या हो जाएगा, देखो 10⁻⁻⁶ कॉमन आ जाएगा, हाफ इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻³ अगर कॉमन ले लेते हो तो क्या बन जाएगा, 90। ये हो जाएगा तुम्हारा 90 प्लस ये हो जाएगा 60। तो ये हमारा कितना हो गया, 150 इंटू 10⁻⁻³ यानी 75 इंटू 10⁻⁻3। और क्या पूछा है, ये मिली जूल में पूछा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, मिली जूल। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, होप सबको समझ में आ गया होगा। टेंशन नहीं लेना है, क्या करना है कि देख लेना है कि हमारा करंट कितना है, वोल्टेज कितना है, और अप्लाई कर देना है। ठीक है, पिछले केस में क्या होता था, हमारा जो हमने किया था उस टाइम में, हमने जो किया था उसमें क्या होता था, करंट की वैल्यू ऐसे कांस्टेंट दिखा देते थे लोग। तो अगर करंट की वैल्यू अगर कांस्टेंट दिखा दे रहे हैं तो उस टाइम में हमारा ये जो करंट होता है ये कितना हो जाता, 150 हो जाता। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया था। लेकिन इसीलिए मैं कर रहा हूँ, सॉल्व करने का तरीका एक बार आपको सीख लेना है। अगर एक बार सीख लिए तो कैसा भी क्वेश्चन फिर आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये बताओ, नाम से मत डरना। अब ये ना सोचना कि मॉसफेट तो अभी हम जानते नहीं है तो क्या होगा। ये देखो बोल रहा है कि a MOSFET rated for 10 ampere carries a periodic current as shown in figure. The on-state resistance of the MOSFET is 0.15 ohms. The average on-state loss in MOSFET is, मतलब एवरेज पावर लॉस पूछ रहा है। अब बताओ, आप जल्दी से सॉल्व करो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इतना आसान।
मैंने पिछले दिन ही डिस्कशन में बताया था कि जो भी एवरेज पावर निकलता है वो बेसिकली क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस होता है ना। इस केस में क्या हो जाएगा बताओ। अब ये क्या दिया हुआ है, करंट की वैल्यू दी गई है, करंट की वैल्यू दी गई है और बोल रहा है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। कहने का मतलब अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो इसमें ये जो आई टी करंट फ्लो कर रहा है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आर है, तो बताओ आई स्क्वायर आर कितना होगा। तो आई स्क्वायर आर करने के लिए क्या करना पड़ता है, तुमको आर एम एस वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो निकालो जल्दी से। ठीक है, चलो बनाता हूं मैं। तो आरएमएस वैल्यू अगर ऐसे वेवफॉर्म का निकालना हो तो एक सिंपल सा चीज होता है कि पीक वैल्यू कितनी है, तुम देखो 10 एम्पियर इनटू रूट ओवर कर दो कि कितने टाइम तक ऑन है, कि टाइम पीरियड कितना है और उस टाइम पीरियड में कितने टाइम तक ऑन है। तो इस कितने टाइम तक ऑन है पाई और टाइम पीरियड कितना है 2 पाई। तो आई आरएमएस जो तुम्हारा निकल जाएगा वो आ जाएगा ये 10/√2। ठीक है, अब 10/√2 तो पी एवरेज कितना आ जाएगा हमारा, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, और आई स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 100/2 इंटू आर कितना है 0.15, यानी 50 इंटू 0.15 7.5 वाट, है ना। और ऐसे केस में अगर एवरेज निकालना होता तो क्या बोल सकते हैं कि आई एवरेज अगर निकालने को बोलता तो क्या बोल सकते हैं, पीक वैल्यू इंटू रूट नहीं, बस सिंपल सा कितने टाइम तक ऑन है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। ये हो गया हमारा 10/2 मतलब 5 एम्पियर हो जाता एवरेज वैल्यू। ठीक है, तभी अब आगे कैसा, अगर ऐसा वेव फॉर्म आता है तो हम लोग डायरेक्ट इसका आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तुम करके देख सकते हो, बाई फॉर्मूला तुम्हारा यही आएगा। ये शॉर्टकट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बताओ 23 नंबर क्वेश्चन जल्दी। अच्छा ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, सॉरी, हाँ ये क्वेश्चन हो चुका है। ये बताओ, अब थायरिस्टर पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन है कि इन द सर्किट शोन इन फिगर इंडक्टेंस इज लार्ज, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ आई इज 100 एम्पियर्स, है ना। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज 100 एम्पियर्स। द थायरिस्टर इज गेटेड, फिलिंग द ब्लैंक्स है, किस हाफ में गेट होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करो। द थायरिस्टर इज गेटेड किस हाफ में, पॉजिटिव हाफ में या निगेटिव हाफ में। थायरिस्टर इज गेटेड मतलब थायरिस्टर को कब ट्रिगरिंग देते हैं, वो फॉरवर्ड बायस रहेगा या रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस के लिए कौन सा हाफ, फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ, कमेंट। फर्स्ट हाफ में ट्रिगर करेंगे या सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में करेंगे। ठीक है, तो थायरिस्टर इज गेटेड इन द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ ई, मतलब जो इनपुट वोल्टेज है हमारा ईटी है, और फिर क्या बोल रहा है, एट अ डिले एंगल इक्वल्स टू, डिले एंगल तुमको फाइंड आउट करना है। तुम्हारा एवरेज करंट दिया हुआ है और डिले एंगल फाइंड आउट करना है ना। कैसे करोगे, ये थोड़ा लेंदी है, मैं करके बता दे रहा हूं। तो देखो इस केस में जैसे ही उसने बोल दिया कि द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज लार्ज, अब तुमने जो आरएलई सर्किट पढ़ा था उसमें याद करो कि जो आरएलई सर्किट पढ़े थे उसमें हमारा करंट की वैल्यू 0 हो रही थी कि नहीं हो रही थी, करंट की वैल्यू 0 हो रही थी। लेकिन इस केस में ये क्या मेंशन कर दिया है, इस केस में इसने मेंशन कर दिया है कि करंट की वैल्यू अब 0 नहीं हो रही है। अब करंट की वैल्यू 0 नहीं हो रही है और साथ साथ इसमें एक फ्री व्हीलिंग डायोड भी लगा है। तो फ्री व्हीलिंग डायोड कब काम करता था, अगर आपको याद होगा आरएल सर्किट विद फ्री व्हीलिंग डायोड हमने पढ़ा था, तो फ्री व्हीलिंग डायोड कब काम करता था, फ्री व्हीलिंग डायोड कब काम करता था, पाई के जस्ट बाद काम करना स्टार्ट कर देता था। कहने का मतलब पाई जैसे ही जो इनपुट वोल्टेज है हमारा हाफ साइकिल कंप्लीट किया, इसने अपनी पोलैरिटी चेंज की, तो जैसे ही ये पोलैरिटी चेंज करता है डायोड हमारा क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है, और उस टाइम में हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। आउटपुट वोल्टेज बेसिकली क्या था ये, तो आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या हो गया 0। जब ये अगर ऑन है तो V इक्वल्स टू क्या हो गया 0, है ना। अब देखो अगर V इक्वल्स टू 0 हो रहा है तो इसका वेवफॉर्म बनाने का अगर ट्राई करोगे तुम, तो वेवफॉर्म कैसा दिखेगा, वेवफॉर्म बनाने की कोशिश करोगे तो सपोज अल्फा पे अगर हम लोग इसको ट्रिगर कर रहे हैं तो अल्फा पे से पाई तक जाएगा, लेकिन पाई तक जैसे ही पहुंचा
उसके बाद क्या हो गया, डायोड ऑन हो गया, और डायोड ऑन हो गया तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, जीरो, क्योंकि डायोड शॉर्ट सर्किट है। अगर डायोड शॉर्ट सर्किट है तो आउटपुट वोल्टेज जीरो। उसके बाद फिर ये कब ऑन होगा, 2 पाई प्लस अल्फा पर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब बताओ कि इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं, और इसके पहले भी क्या होगा ये। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि अगर करंट की वैल्यू कंटिन्यूअस हो रही है तो तुम्हारा ई पिक्चर में नहीं आ रहा है। ये जो ई की वैल्यू है वो तुम्हारे पिक्चर में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि करंट की वैल्यू जीरो हो ही नहीं रही है। अगर करंट की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है, इसका मतलब करंट अगर थायरिस्टर से फ्लो कर रहा है उस टाइम में तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज है, और अगर तुम्हारा डायोड से करंट फ्लो कर रहा है तो तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू 0 वोल्ट हो गया। तो कहने का मतलब या तो इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा आउटपुट वोल्टेज, या तो फिर जीरो के इक्वल होगा। दोनों केस में ई तो आया ही नहीं, लेकिन अगर यही अगर केवल ये हटा देता कि अगर ये स्टेटमेंट हटा देता और बोलता कि इंडक्टर के बारे में अगर कुछ कमेंट नहीं करता तो उस टाइम में हम को सारा कुछ कैलकुलेट करना पड़ता। लेकिन जैसे इसने बोल दिया कि इंडक्टर की वैल्यू लार्ज है, हम लोग क्या समझ गए, करंट हमारा कंटिन्यूअस मोड में है। अगर करंट कंटिन्यूअस मोड में तो आउटपुट वोल्टेज या तो इक्वल इनपुट वोल्टेज के इक्वल होगा या फिर जीरो होगा। तो अब बताओ इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकालेंगे कि 1/2 पाई कहां से कहां तक, अल्फा से पाई वी एम साइन ओमेगा टी, सिमिलर टू रेजिस्टिव लोड, ये क्या हो जाएगा Vm/2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। अगर वी नोट एवरेज निकल गया तो आई नोट एवरेज निकाल सकते हैं। कैसे, हम बताया था कि इस केस में आरएलई लोड में वी नोट एवरेज कितना हो जाएगा, तुम देखो आई नोट एवरेज इनटू आर प्लस ई, क्योंकि एल डी आई बाई डी टी का एवरेज वैल्यू क्या हो जाता था, जीरो एक कंप्लीट साइकिल में। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो वी नोट एवरेज की वैल्यू, ये वी नोट एवरेज हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद आई नोट एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिया हुआ है आई नोट एवरेज हमारा 100 एम्पियर्स, इंटू आर कर दो, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, प्लस ई कर दो, दी गई है वैल्यू। उसके बाद तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसी पॉइंट में अब देखो हमारा इनपुट वोल्टेज कितना है, इनपुट पीक वोल्टेज कितना है, 200 इंटू रूट 2 है। ठीक है, अगर यहीं पे मैं बोल देता कि अब ई की वैल्यू अगर यहाँ पर 1000 वोल्ट दे देता, अगर ई की वैल्यू 1000 वोल्ट दे देता, फिर क्या होता, ये क्या थैरिस्टर काम करता, रेक्टिफायर काम करता, नहीं करता। तो यहाँ पर देख लो कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि थैरिस्टर सर्किट विथ डीसी मतलब डीसी वोल्टेज तभी काम करता है जब तुम्हारा पिक का इनपुट पिक का वोल्टेज इस डीसी ईएमएफ से ज्यादा होगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इनपुट का पिक वोल्टेज कितना है, 200 इंटू रूट 2 है, और ये जो डीसी वोल्टेज है वो कितना है हमारा 20 वोल्ट है। ठीक है, कम है तो हमारा सर्किट काम कर रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करो इस चीज को। बोल रहा है कि रेफरिंग टू द फिगर द टाइप ऑफ लोड इज, लोड हमारा बताना है, ये हमारा लोड है। पहला है इंडक्टिव लोड, आउटपुट का वेवफॉर्म दिया गया है, और आउटपुट का वेवफॉर्म में दिया है, देखो क्या है, तो ये ऐसा वेवफॉर्म कब बनता है। एक्चुअली इसने क्या किया है कि जो जीरो वाली एक्सिस अगर मान रहे हो, हाँ इस क्वेश्चन के ग्राफ में आई थिंक लिटिल बिट प्रॉब्लम है, लेकिन ये दिख रहा है कि अगर एक्सिस के ऊपर क्या हो रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो एक्सिस के अगर ऊपर आ रहा है तो बेसिकली ई लोड इसमें इंक्लूड होगा। तो ई लोड किस में होता है, इंडक्टिव लोड में नहीं होगा, केवल रेजिस्टिव लोड। नहीं, रेजिस्टिव लोड का तो एकदम सिंपल सा आता था सेम नेचर का, तो हमारा क्या बचा, डीसी मोटर। तो आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा ग्राफिकल हो सकता है, मिस्टेक हो, बट अकॉर्डिंग टू वेवफॉर्म अगर ओवरऑल देखोगे तो तुमको दिख जाएगा कि यहाँ पर डीसी मोटर मतलब आर एल एंड ई लोड होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन सॉल्व करो ये वाला। कंसिडर अ फेज कंट्रोल कन्वर्टर शोन इन द फिगर। The thyristor is fired at an angle alpha every positive half cycle of the input voltage. If the peak value of the instantaneous output voltage equals to 230 volt,
द फायरिंग एंगल अल्फा इज क्लोज टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो। जल्दी आंसर करो। ये बहुत, अगर इसको बनाने जाओगे तो तुमको 2 मिनट के आसपास लग जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो ये विद इन 10 सेकेंड टू 15 सेकेंड्स में बन जाएगा। कैसे, देखते हैं। ये चीज देखो कि इसका इनपुट पीक वोल्टेज कितना है। ये वैल्यू जो दी गई है, ये जो वैल्यू, ये क्या है? आरएमएस वोल्टेज है। आरएमएस वोल्टेज है, तो अगर आरएमएस वोल्टेज है तो इसका पीक वोल्टेज कितना हो रहा होगा? बोल सकते हैं 230 इंटू √2, है ना। अब 230 इंटू √2 है, लेकिन अब क्वेश्चन पढ़ो, ये क्या बोल रहा है कि इफ द पीक वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू 230 वोल्ट, मतलब कि जो आउटपुट वोल्टेज बोल रहा है, अगर ये इनपुट वोल्टेज है हमारा, ठीक है, और इनपुट वोल्टेज में जो ये जो Vm है, इसकी वैल्यू हमारी 230 √2 आ रही है, और ये बोल रहा है क्या कि जो आउटपुट का पीक वोल्टेज आ रहा है वो 230 √2 से कम है, क्योंकि वो 230 वोल्ट है। 230 वोल्ट क्या हो रहा है? 230 से √2 से कम हो रहा है। तो अगर ये कम हो रहा है, इसका मतलब क्या? इसको ट्रिगर कब किया गया होगा? बोल सकते हैं अल्फा लेस देन 90 डिग्री और अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहां से कंक्लूड कर सकते हैं क्या एनीवन? अगर बोल रहा है कि आउटपुट का पीक वोल्टेज इनपुट के पीक वोल्टेज से कम है, इसका मतलब क्या? अल्फा की वैल्यू लेस देन 90 होगी या ग्रेटर देन? कुछ कह सकते हैं क्या? जी हाँ, डायरेक्टली कह सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होगी। क्यों? क्योंकि अगर तुमने अल्फा अल्फा 90 डिग्री से कम लिया रहता, अगर सपोज यहां लिया रहता, तो आउटपुट तुम्हारा कैसा आता? कुछ ऐसा आता, मतलब आउटपुट में तुम्हारा पीक वैल्यू रहता। लेकिन तुमने क्या किया, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है उसमें कह रहा है कि ये पीक को अचीव ही नहीं कर पा रहा। इसका मतलब कहीं यहां पर ट्रिगर किया होगा हमने, तो यहां पर ट्रिगर हुआ होगा तो कुछ ऐसा वोल्टेज आया होगा। अब इसका मतलब क्या कि अल्फा ग्रेटर देन 90, और अल्फा ग्रेटर देन 90 के लिए देखो ऑप्शन तुम्हारा, यही सोच के ये क्वेश्चन बनाया गया था, तो तुम्हारा एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज योर 135 डिग्री। हो गया, है ना। अदरवाइज फिर तुम कैसे निकालते? बताओ। ठीक है, तो अगर मैं इसको थ्योरेटिकली निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ? तो हमने एक स्टेटमेंट याद है लिखवाया था, तुमको याद होगा कि अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो जिस पॉइंट पर तुम ट्रिगर कर रहे हो वही तुम्हारा पीक इंस्टेंट आउटपुट वोल्टेज बनेगा। तो अगर हम लोग मान के चले कि अल्फा पर इसको ट्रिगर कर रहे हैं, तो बोल सकते हैं कि उस टाइम आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है? कितना बोल रहा है? 230 वोल्ट। तो 230 वोल्ट इक्वल्स टू कितना? Vm साइन ओमेगा थीटा अल्फा, सॉरी। तो 230 इंटू √2 साइन अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन इनवर्स 230 डिवाइडेड बाय 230 √2, और अल्फा जो ये आ गया साइन इनवर्स 1/√2। अब साइन इनवर्स 1/√2 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एक आएगा ऑप्शन तुम्हारा 45 भी बोल सकते हो, 135 भी बोल सकते हो, लेकिन तो याद रहना चाहिए कि ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ये कितना होगा? 135 डिग्री, है ना। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो लगभग सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, आई होप। अच्छा सॉरी, अभी बचा हुआ एक ही क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बस इसमें वेवफॉर्म बताना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, तभी बनेगा।
जल्दी से ऑप्शन कमेंट करो। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ। अगर जिसने नहीं किया वो पॉज कर सकता है अभी, और जैसे उसने अगर सॉल्व किसी कंक्लूजन पे पहुंचा उस टाइम प्ले कर लेना, तो तुम्हारा मेरे साथ हो जाओगे फिर से, है ना। मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड कन्वर्टर सर्किट इज शोन इन फिगर, अ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यूज्ड एज ए इनपुट फॉर आइसोलेशन। बेसिकली ये क्या हो रहा है, एक सोर्स का काम कर रहा है, एसी सोर्स का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि assuming the load current to be constant, अब ये चीज क्या बोल दिया, लोड करंट इक्वल्स कांस्टेंट बोल दिया, है ना। एंड v इक्वल्स टू vm sin ओमेगा t, द करंट वेवफॉर्म थ्रू डायोड D2, मतलब इसके क्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैसा दिखेगा, वेवफॉर्म उसका क्या होगा। तो याद करो पहला चीज कि डायोड के क्रॉस करंट कब फ्लो कर रहा है, क्या फर्स्ट हाफ में फ्लो करता है या सेकंड हाफ में फ्लो करता है। फर्स्ट हाफ में तो फ्लो ही नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट हाफ में डायोड हमारा क्या रहता है, रिवर्स बायस्ड रहता है, ठीक है। अगर डायोड हमारा रिवर्स बायस्ड है फर्स्ट हाफ में, इसका मतलब ऑफ रहेगा, और इसके क्रॉस करंट कब फ्लो करेगा, पाई के बाद। और पाई के बाद कब तक, अगर इसने बोल दिया कि करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब करंट जो हमारा जो करंट होगा, लोड करंट होगा, वो कुछ ऐसा होगा। लोड करंट अगर मैं इसको पाई बोलूं, इसको 2 पाई बोलूं, तो लोड करंट हमारा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है आई नॉट। अगर आई नोट ऐसा है तो पाई तक कौन कर रहा है, कंडक्ट, पाई तक एस कर रहा था, और पाई तक एस कर रहा था, और पाई पे ही क्या हो गया, एस ऑफ हो गया, और पाई के बाद फिर से कौन कंडक्ट करेगा, डायोड, और डायोड करेगा तो कैसा दिखेगा फिर इसका करंट, फिर यहाँ पे करेगा, क्योंकि एट एवरी टाइम ये करंट किसके इक्वल होना चाहिए। अगर मैं बोलूं ये जो एक्सिस है हमारा, एक ये हो गया आई ग्रीन वाला आई डी, और सपोज येलो जो है हमारा वो है आई D1, और ये ग्रीन वाला है हमारा D2, है ना। तो हमको पता है कि फर्स्ट हाफ में हमारा D1 काम करता है और सेकंड हाफ में हमारा D2 काम करता है। तो जो जो भी ऑप्शन है हमारा A एंड B ऐसे ही कैंसिल हो गए, फिर ऑप्शन हमारे क्या बचे, C एंड D बचे, ठीक है। अब C एंड D में देखो क्या बोला है कि C में 0 से पाई के बीच में कोई करंट नहीं है, और D में बोल रहा है कि कुछ स्टार्टिंग का कुछ मोमेंट तक करंट है, उसके बाद फिर से क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू नॉन जीरो हो रही है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, ये दोनों अगर थायरिस्टर हैं तो क्या जैसे ही तुम्हारा फॉरवर्ड बायस हुआ डायोड ऑन हो गया, मतलब फ्रॉम 0 टू पाई में हमारा डायोड ऑन रहेगा, और फ्रॉम पाई टू 2 पाई में हमारा फिर D2 ऑन रहेगा, मतलब 0 टू पाई में तुम्हारा D1 ये, और तुम्हारा इसके बाद D2। तो तुम देखो इसका वेवफॉर्म कैसा दिखेगा, एक तुम्हारा ऑप्शन क्या आएगा, सी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब 2 क्वेश्चन मैं दे देता हूं तुम्हारे होमवर्क के लिए, अगले क्लास में इसको डिस्कस कर देंगे, सेशन आई थिंक काफी लंबा हो जाएगा, तो तुम लोग को भी टाइम चाहिए थोड़ा, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, ये क्वेश्चन अच्छा है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और ट्राई टू सॉल्व करना, और ये याद में बता दो कि जहां भी बोल दिया कि इंडक्टर की वैल्यू ज्यादा है या करंट हमारा कांस्टेंट है, तो उस केस में स्पेशल कंडीशन लेना होगा आपको कि करंट की वैल्यू ऑलवेज फ्लो कर रही है, तो करंट या तो थरिस्टर से पास कर रहा होगा हर टाइम, या तो फिर डायोड से कर रहा होगा, है ना। तो ये एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, और दूसरा जो क्वेश्चन आएगा ये आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके है, ये है, और जो तीसरा क्वेश्चन आएगा ये है। अच्छा, इनपुट पावर फैक्टर के लिए मैं सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर कराऊंगा, ये क्वेश्चन तब मैं करा दूंगा, अभी लेट हो रहा है आई थिंक। तो इनपुट पावर फैक्टर जब भी हम लोग करेंगे, इनपुट पावर फैक्टर का जब कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद तो हमारा कुछ नहीं बचा, और उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं छोड़े जाता हूँ आपको, ये क्वेश्चन, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है, आपको अगले क्लास में करके आने हैं, उस टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। या फिर आप व्हाट्सएप पे जो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम लोग गूगल मीट से कभी ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट जैसा हमारा होगा, है ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं,
और आई होप कि सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग क्वेश्चन अगर हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा हो तो वही मेथड अपनाना, फिर से जाना वीडियो में, उसके बाद जैसे ही मैंने क्वेश्चन दिखा उसके बाद आप अपने से सॉल्व करना, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना, है ना। फर्दर फिर से जैसे ही क्वेश्चन दूसरा आया वीडियो को पॉज कर देना, आप सॉल्व करना, फिर से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ सकते हो, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। टाटा बाय बाय।